दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके YouTube चैनल पर जिसका नाम है GPH बुक्स। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्रेंड्स आपके लिए सॉल्व्ड आंसर्स की। जी हाँ फ्रेंड्स, आपके दिसंबर 2022 टर्म एंड एग्जामिनेशन के लिए टेंटेटिव डेट शीट रिलीज कर दी गई है और हम बात करने वाले हैं BHDC 111 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो सॉल्व्ड आंसर मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। हिंदी नाटक एवं एकांकी आपका सब्जेक्ट है, सो मेक श्योर कि आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। 12 दिसंबर को यह आपका एग्जामिनेशन होने वाला है। इस वीडियो में मैं आपको सॉल्व कंटेंट बताने वाली हूँ, वो किसी भी सेशन के लिए आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है और आने वाले एग्जामिनेशंस में तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा ही। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिफोर दैट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्रेस द नोटिफिकेशन आइकन ऑन, ताकि जितने भी वीडियोस अपलोड होंगे उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आने वाले समय में एग्जामिनेशंस में आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स के साथ साथ सॉल्व्ड आंसर्स एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस भी देखने को मिलेंगी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। द क्वेश्चन इज भारतेंदु युग की विभिन्न नाट्य परंपराओं का विश्लेषण कीजिए। फ्रेंड्स, इसमें मैं आपको इसका पूरा सॉल्व आंसर दिखाने वाली हूँ। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा। बेहद इंपॉर्टेंट वीडियो साबित होने वाली है आपके लिए। सो बात करने वाले हैं हम इसमें भारतेंदु युग की। भारतेंदु युग में जितने भी नाटक परंपराएं थी उसके हम विश्लेषण करेंगे इसमें। सो चलिए आंसर को स्टार्ट करते हैं। यदि प्राचीन काल पर दृष्टि डालें तो भारत में नाटक की परंपरा अत्यंत समृद्ध एवं दीर्घ रही है। भारत में हमेशा से ही जो नाटक परंपराएं हैं वो बहुत ज्यादा समृद्ध और दीर्घ रही हैं, मतलब लंबे समय से रही हैं। साथ ही अनेक लोक एवं शास्त्रीय परंपराएं भी रही हैं। भरत मुनि नाट्य शास्त्र के प्रणेता माने जाते हैं। जो भरत मुनि है वो नाट्य शास्त्र के प्रणेता माने जाते हैं। उन्होंने नाटक को पंचम देव कहा है। अगर हम बात करें भरत मुनि की तो उन्होंने जो नाट्य शास्त्र है, जो नाटक है, उसको पंचम वेद कहा है। नाट्य रचना को नियमबद्ध करने का श्रेय भारत मुनि को ही जाता है। उन्होंने नाट्य शास्त्र की नियमबद्धता में भारत की प्रचलित लोक परंपराओं की पृष्ठभूमि को अपनाया। उन्होंने नाटक की रचना को सहयोगी कला रूप, रंगमंच प्रस्तुति, प्रेक्षागृह का स्वरूप, भेद, आकार आदि सभी नियमों में बांधा है। भारत में मूलतः संस्कृत में लोक नाट्य रचे गए हैं। अगर हम भाषा की बात करें तो संस्कृत में सबसे ज्यादा लोक नाट्य रचे गए हैं। सभी ने ही लोक परंपराओं की पृष्ठभूमि को अपनाया है। संस्कृत नाटकों ने तत्कालीन कला दृष्टि तथा रंगमंच को स्पष्ट किया तथा लोक नाटकों ने लोक परंपराओं, स्थानीय विशेषताओं आदि को प्रस्तुत किया। अमानत रचित इंद्र सभा नाटक की तत्कालीन इतिहास नाटक और रंगमंच की देन था। इस नाटक के संगीत, नृत्य, भावरस, गतियों आदि द्वारा नाटक के शिल्प को मौलिक पहचान दी गई, परंतु फिर भी नाटकों की परंपरा भारतीय समाज और जीवन से समाप्त होती चली गई। इसका कारण था कि जो मध्यकालीन सामंती पतनोन्मुखता, लेकिन नाट्य की परंपरा पहले की तरह चलती रही। अंग्रेजी शासन की स्थापना के बाद पश्चिमी नाटक और रंगमंच भारतीय जनजीवन और कला का अंग बन गए। इससे अपनी नाट्य परंपरा की खोज की प्रेरणा मिली, लेकिन पारसी थिएटर के व्यवसायिक और सतही मनोरंजक नाटकों के कारण साहित्यिक और रचनात्मक नाट्य रचना को बल मिला और रंगमंच से अलगाव पैदा होता चला गया। इसी परंपरा के कारण समीक्षकों ने नाटकों को साहित्यिक और रंगमंचीय में विभाजित करना शुरू कर दिया। रंगमंच से कटाव के कारण कल्पना से युक्त व्यवसायिक रंगमंचीय नाटकों की प्रक्रिया में साहित्यिक नाटक लिखे जाने लगे। इसी परिस्थितियों में भारतेंदु हरिश्चंद्र एक युग प्रणेता के रूप में उभरे। उन्होंने नाटक की मध्यगत और कलागत विशेषताओं को समझकर योजनाबद्ध ढंग से काम किया और साथ में अन्य लोगों का भी सहयोग उन्हें मिला। उन्होंने प्रयास किया कि नाटक लोक रुचि को बढ़ाने वाले, राष्ट्रीय चेतना को जगाने वाले एवं प्रदर्शन की दृष्टि से उचित हो। उन्होंने नाट्य परंपराओं के साथ नाट्य शिल्प और रंगमंच के विकास में भी बहुत प्रयास किया। भारतेंदु ने अपने नाट्य लेखन द्वारा हिंदी नाटक को भी नया रूप दिया, जिसका श्रेय उनकी मौलिकता और चिंतनशीलता को जाता है। उन्होंने ना तो भरत मुनि की नाट्य परंपरा को नकारा और ना ही तत्कालीन युग की आवश्यकताओं की अनदेखी की। जो भारतेंदु हरिश्चंद्र का युग था, उन्होंने उसमें नाटक को बहुत ज्यादा उभारा, योजनाबद्ध ढंग से काम किया, और जो भरत मुनि की नाट्य परंपरा थी उन्होंने उसको नकारा नहीं। और जो तत्कालीन युग की आवश्यकताएं थी, क्योंकि हर एक युग की अलग अलग आवश्यकताएं होती हैं, उसी के हिसाब से लेखन कार्य होता है, तो उन्होंने उसको भी उसमें सम्मिलित किया। तो अतः भारतेंदु ने नाटक को भारतीय और आधुनिक दृष्टि से प्रतिष्ठित किया। वे लोक धर्मी चेतना के नाटककार हैं, लेकिन संस्कृत नाटकों, पारसी और पश्चिमी नाट्य परंपराओं के प्रभाव को भी नकारा नहीं जा सकता। सो फ्रेंड्स,
आई एम होपिंग कि ये आंसर आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। मैंने आपको इस आंसर को पूरा रीड करके बताया है। इसमें स्टार्टिंग में आपको बताया गया है जो नाटक है, नाट्य शास्त्र है, उसके प्रणेता भरत मुनि हैं। उन्होंने नाटक को पंचवेद भी कहा और किस तरह से उन्होंने नाटक को बनाया और आगे उन्होंने उसका प्रसार किया, परंपराएं बनाई लोक नाटकों को लेकर। उसके बाद यहाँ पर फ्रेंड्स आपको बताया गया है अंग्रेजी शासन की स्थापना के बाद किस तरह से जो नाटक है वो विभाजित हो गए। फिर जब उनके समीक्षकों ने नाटक को साहित्यिक और रंगमंचे में विभाजित करना शुरू कर दिया, जो नाटक है वो रंगमंच की दृष्टि से भी अलग से लिखे जाने लगे और साहित्यिक दृष्टि से भी अलग से लिखे जाने लगे। उसके बाद जब भारतेंदु ने अपने नाटक लेखन को प्रारंभ किया तो उन्होंने उसमें अपनी मौलिकता और चिंतनशीलता को जताया और मध्यगत और कलागत विशेषताओं को भी योजनाबद्ध ढंग से उन्होंने मिलाकर काम किया। इस तरह से आप बेहद इंपॉर्टेंट इस आंसर को लिख सकते हैं। इस तरह की और वीडियो पाने के लिए चैनल के साथ जरूर बने रहें। फ्रेंड्स, आप gulibaba.com की हेल्प ले सकते हैं अपने आने वाले एग्जामिनेशन में अपने प्रोग्राम एंड कोर्स के अकॉर्डिंग। आप यहाँ से हेल्प बुक परचेज कर सकते हैं जो आपको हैवी डिस्काउंट के साथ अवेल कराई जा रही है और आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट के बाद फ्री शिपिंग भी अवेल कराई जा रही है। सो दिस इज रियली हेल्पफुल फॉर यू ऑल। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद द चैनल फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।